वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 15 है। बीच में ऑफलाइन कोचिंग का कुछ अरेंजमेंट चल रहा था तो थोड़े दिनों तक ये मॉक नहीं हो पाया था। ये वीडियो भी थोड़े दिन पहले का है। आज से रेगुलर क्लासेज होंगी और मॉक हुआ करेगा। हमारे यहाँ दोनों मॉक है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और आपको ऑफलाइन का नॉमिनल चार्ज रखा गया और ऑनलाइन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका 1 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन का। और इसमें इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं। उन्हें इस बात का पैनिक होता कि 35% मार्क्स मिनिमम कैसे लाया जाए, उस बैरियर को क्रॉस किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि वैसे कैंडिडेट का फाइनल मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरव्यू में 35 से कम नंबर आता है, जिस कारण से वो फाइनली बाहर हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इससे पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू बस इतना ही है कि 10-12 मिनट एवरेज आपका इंटरव्यू होगा। आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे। उन चंद सवालों के सही जवाब लीगली और लॉजिकली करेक्ट तरीके से आपको देना है। आपके तौर तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आपका मैनर अच्छा होना चाहिए। एक जुडिशियल ऑफिसर की उसमें झलक दिखनी चाहिए। आपका इंटरव्यू 2 पार्ट में, एक इनफॉर्मल पार्ट, दूसरा फॉर्मल पार्ट। इनफॉर्मल पार्ट में आप जज क्यों बनना चाहते हैं, आपने LLB कब किया, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, ऐसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और फॉर्मल पार्ट में आपके सब्जेक्टिव जैसे कॉन्स्टी, IPC, CRPC, एविडेंस, इन तमाम सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोनों पार्ट की आपको विशेष तैयारी करनी है। हम लोग 1-to-1 सेशन कैंडिडेट को, अब ये तो ग्रुप इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट को मौका मिल पाता, कुछ कैंडिडेट को नहीं मिल पाता। इसके अलावा 1-to-1 सेशन भी है, अलग से स्पेशल 1-to-1 सेशन। और उन सारे उससे अगर आपको लगता है कि आपको और भी मॉक करना चाहिए, मॉक के लिए तैयारी के साथ मॉक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 15। अदर साइड दूसरे पक्ष को इसके बिना कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। और एक है कि नो वन शुड बी जज इन ओन काउंट, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं जज नहीं होना चाहिए। और एक तीसरा आयाम है सर, इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहता है कि कोई भी जजमेंट जो होगा वो बिना रीजनिंग पे नहीं दिया जाए। एक्सेलेंट आंसर, फुल मार्क्स। यस शिवम, आप बताइए। Yes, sir, there are 3 fundamental principles of natural justice. The first one, the audio ultram part, that is the right to heard, which means no one should be condemned unheard. So no one should be condemned. हाँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी रखनी है। राइट टू बी हर्ड, तो राइट टू बी हर्ड ठीक है, ये कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट दिस इज इंटरव्यू। आप जितना शॉर्ट रहेंगे, जितना स्पेसिफिक रहेंगे, उतना ही इफेक्टिव होंगे। राइट टू बी हर्ड, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेकिन इंस्टीड ऑफ अगर दोनों चीज हम करें, राइट टू बी हर्ड और नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो दोनों मतलब एक ही सेंटेंस उसको बताएं कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। सेकेंड में नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ। एंड थर्ड which is called as a modern principle, and that is judgment must contain reasoning. क्या सिर्फ जजमेंट में ही रीजनिंग होना चाहिए या जीवन के भी हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे होना चाहिए?
बताइए। सही जगह यस बताइए। सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, अगर कहीं भी कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे अप्लाई होगा। और नेचुरल जस्टिस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है। हम इसको सर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इवन जजमेंट भी नहीं है, कोई भी डिसीजन चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या इवन जो हमारी लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, तो कुछ भी डिसीजन तो वो रीजन ही होगा। अनरीजनेबलनेस, ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा नए दिशा, नए आयाम, not only the reasoning, modern concept of equality is anything which is unreasonable violates equality. आर्टिकल 14। अब एक सवाल यहाँ पे और, आर्टिकल 14 क्या सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, या सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है? नाम जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। यस, प्रशांत कुमार प्रियदर्शी। यस, राइट टू इक्वालिटी और सब दोनों का है सर। ये आप ऐसे बोले कि बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल। अब मुझे नहीं पता कि दोनों को अवेलेबल है या नहीं, और दो चार लोगों से पूछ लेते हैं। भीम कुमार, आर्टिकल 14 क्या सिर्फ सिटीजन को है या नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है? देवाशीष आप बताइए, आर्टिकल 14 सिटीजन को ही है या नॉन सिटीजन को भी है? सर आर्टिकल 14 सर सिटीजन और नॉन दोनों को अवेलेबल है, क्योंकि सर आर्टिकल 14 में पर्सन यूज किया गया टर्म, तो दोनों के लिए अवेलेबल है सर। अब आई डू नॉट नो, मैं बाकी लोगों से आप देखते हैं। निधि गोविंद राव आप बताइए। यस सर, आर्टिकल 14 में पर्सन वर्ड यूज किया गया है, तो ये नागरिक और गैर दोनों को। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट का एक वैसे मीनिंग जाता है कि फंडामेंटल राइट सिटीजन को, बट फ्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स are available to all, whoever is the human being. It is available because if a human being is discriminated, अब डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लॉ जो है किंतु परंतु का। आर्टिकल 14 says a state shall not deny to any person equality before law और equal protection of laws है या equal protection of law है, क्या है? Any of you? सर लॉज है, बिल्कुल Laws. करेक्ट। तो आर्टिकल 14 says a state shall not deny to any person. But so far as Article 15, Article 16, other articles are so far as concerned, Article 19. तो अब so far as Article 19, is it available to every person or Article 19 freedom of speech वगैरह, this is available only to? Yes, correct, very good. तो आप देखिए, यस यस यस, Article 15, 16 and 19 is available only to the citizens of India. and Article 22? सर किसी भी पक्ष को। No sir, Article 22 is applicable to both, whether it is citizen or non-citizen. अब
ये देखिए यहाँ पे हो गई ना गलती। आर्टिकल 22 बिगिंस विथ नो पर्सन। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 नो पर्सन, क्लॉज 2 एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड। और तो इसी तरह से इंटरव्यू में आपको चेक किया जाता। तो ये आप पूरे फंडामेंटल राइट का एक मतलब इसको जरूर तैयार रखिएगा, ये पूछा जाता। तभी आप में से एक आदमी का गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलत यहाँ पे हो जाए वहां नहीं होना चाहिए। तो सी for time being, Article 14 gives equality. When it gives equality, then how could this Article 19, how could this Article 15, how could this article, because Article 15 is available only to the citizen, 16 is available only to the citizen. तो इसीलिए कहा गया है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज मिसनोमर। ये भी पूछा गया कि वेदर एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज मिसनोमर और नॉट। पूर्ण समानता एक भ्रम है। तो और आर्टिकल 14 में ही आया न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, एनीथिंग विच इज अनरीजनेबल। तो ए थिंग विच इज अनरीजनेबल, विल इट कंटेन रीजनिंग? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख भी लीजिए, यह समझने के लिए बहुत अच्छा है। मॉक आपका सक्सेसफुल मॉक तभी होगा कि थोड़ा सा आपको टीचिंग हल्की फुल्की हो जाए, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, जो गलतियां हो रही है या जो आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, बता दिया जाए। अरे आप लोग मेंस क्वालिफाई किए हुए, अच्छे से पढ़े हैं, सब लोग ठीक हैं, तो हल्का सा गाइडलाइंस मिल जाएगा, हो जाएगा। मतलब वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि केवल सवाल पूछते जा रहे, आंसर नहीं बताएंगे या एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन नहीं देंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोग ये जो डिस्कस वगैरह हम लोग करते हैं तो ये फायदा होता है आप लोगों को? नहीं होता है। जैसा देखिए, अगर फायदा होता है तो ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। क्या फायदा होता है? ये सर, ये तो फायदेमंद ही है, क्योंकि आप अगर जो गलत भी होता है कहीं तो आप बताते हैं कि वो हाँ, मॉक में तो हमने आज तक नहीं देखा किसी को आंसर बताते हुए या एक्सप्लेन। हम लोग आंसर भी बताते हैं, डिस्कस भी करते, एक्सप्लेन भी, थोड़े बहुत जितनी आवश्यकता होती पढ़ा भी देते। तो कमिंग बैक टू द थीम, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, थर्ड प्रिंसिपल, that judgment must contain reasoning। हमने मजाकिया लहजे में कह दिया कि जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जहां रीजनिंग की आवश्यकता नहीं। तो चलिए ये तो सोचिएगा कि जीवन में ऐसी क्या चीज है जहां रीजनिंग की आवश्यकता नहीं। बट सो फार एज आर्टिकल 14, एनीथिंग विच इज अनरीजनेबल वायलेट्स। अनरीजनेबिलिटी क्या वायलेट करती है? यस प्रशांत। सर मेरा क्वेश्चन था सर यहाँ पे। हाँ, क्योंकि जैसा आर्टिकल 19 सर 15 है, ये ओनली सर सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, इसका रीजन सर? आप देखिए 15 है, हम पहले अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाएंगे? हम पहले अपने लोगों को खाना खिलाएंगे या विदेशियों को खिलाएंगे? एज ए पब्लिक पॉलिसी तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट सिटीजन को देंगे, एडमिशंस कॉलेजेज में अपने सिटीजन्स को देंगे।
जब बचेगा तो उन लोगों को देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को पूरा नहीं हो रहा और विदेशी लोगों को कैसे देंगे? इक्वालिटी कॉमन सेंस में लगता है कि राजा प्रजा सब एक समान। पहले राजा की इच्छा ही कानून हुआ करती थी, अलग अलग दर्जे होते थे, राजा होता था, नोबल होता था, दरबारी होते थे, फिर प्रजा होती थी। लोकतंत्र आया तो उसने कहा कि ना 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 ना, जनता जनार्दन राजा प्रजा सब एक समान, एवरीबॉडी इज इक्वल। तो एवरीबॉडी इज इक्वल इनटू व्हाट सेंस? तो एक क्लॉज तो रख दिया गया पुरानी चोटों से, जब लोकतंत्र का जन्म हुआ कि राजा प्रजा एक समान, और उसको इक्वलिटी लेके आर्टिकल 14 ला दिया गया। अब आर्टिकल 14 ला दिया तो फिर परेशानियां होने लगी आर्टिकल 15 में, 16 में, 19 में। तो फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आया कि नहीं नहीं भाई, एब्सोल्यूट इक्वलिटी is never impossible. Absolute equality is misnomer. ये सर यहाँ पे मेरा और क्वेश्चन आता है सर इस क्वेश्चन के बाद कि सर यदि इसमें अमेंडमेंट करके एनी सिटीजन से ओनली सिटीजन से एनी पर्सन कर दिया जाता है सर, तो क्या इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर सर? किसको एनी पर्सन कर दिया जाता? सर सपोज कि आर्टिकल 19 में जो वर्ड है ओनली सिटीजन। अब देखिए, क्वेश्चन इज दिस कि कोई बाहरी आदमी नॉन सिटीजन हमारे घर के हर कोने में घूमेगा, जहां मर्जी उसको हर चीज बोलने का अधिकार हम देंगे। अब क्वेश्चन इज दिस कि जो बाकी कंट्रीज में होता है, बाकी कंट्रीज में अगर नॉन सिटीजन को ऐसे अधिकार नहीं है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम क्यों नॉन सिटीजन को ऐसे अधिकार देंगे? अब सो फार एज कोई फॉरेनर आता है तो हमारे पीएम का क्रिटिसाइज या किसी को भी कुछ बोल के चला जाएगा। एक फॉरेनर आए, सारे फॉरेनर आए, यहाँ आए, कहीं भी रिजाइड सेटल हो गए, तो फिर हमारे लोग कहाँ बचेंगे? अब कानून एक सब्जेक्ट है, किंतु परंतु, और लॉजिक ही आत्मा है कानून की। तो इन सिद्धांतों के आधार पर 15, 16, 19 को रिजर्व कर दिया गया ओनली फॉर द सिटीजन्स। यस शिवम शर्मा। इस केस में तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनेशनल कॉमिटी भी तो आ सकता है कि अगर फॉरेन की कंट्री का फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में आ रहा है, तो फॉरेन कंट्री की सर ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिकों के ऊपर नियंत्रण रखे, वो कहीं भी किसी भी कोने में भ्रमण कर रहे हैं। उसके लिए तो बीएनएस में है प्रोविजन की अगर कोई अपराध कमिटेड बाय एनी पर्सन शैल बी डेल्ट बाय इंडियन लॉ, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता नियंत्रण रखे। यहाँ बात हो रही है कि कोई फॉरेनर नॉन सिटीजन इंडिया में आता है तो वो इंडिया को अपना देश ना समझे। वो इंडिया में आता है तो लिमिटेड के लिए आता है, उसे वीजा की जरूरत पड़ती, परमिशन लेना पड़ता। तो आप देखिए, सड़क पे चलने का मुझे भी अधिकार है और प्रधानमंत्री को भी अधिकार। भाई क्यों प्रधानमंत्री पहले जाएंगे, हम पहले क्यों नहीं जाएंगे? हम पहले से खड़े हैं। अगर इक्वलिटी की बात है तो क्यों प्रधानमंत्री को स्पेशल ट्रीटमेंट? क्यों प्रधानमंत्री को इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड होगा, हमको भी क्यों नहीं होगा? अगर उनको है तो क्वेश्चन इज दिस कि सांसारिक जीवन बिना भेदभाव के संपन्न हो ही नहीं सकता। ये मैं दूसरे आयाम से, फिलोसॉफिकल एंगल से कह रहा हूं।
as much equality, so much discrimination is also necessary, depending upon public policy, depending upon a smoothly running a system. यूपीएससी वगैरह देंगे. हमारे एक स्टूडेंट से पूछा गया, ही क्वालिफाइड, उसे इंटरव्यू में पूछा गया यूपीएससी में कि कैन यू से इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बोथ कंटिन्यू टुगेदर. अगर अचानक से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बोथ कंटिन्यू टुगेदर, तो देखिए इक्वालिटी तो है, लेकिन साथ में जो आर्टिकल 15, 16, 19, तो इक्वालिटी इज नॉट द यूनिवर्सल इक्वालिटी. इक्वालिटी अमॉन्स्ट इक्वल्स. इक्वल सर, इक्वल. हाँ, तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है. मेरा बहुत ही एक महीने तक क्लास होता है आर्टिकल 14 पे, कभी वैसा मन करता है. मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ये इंटरव्यू का क्लास है, वेरी हॉट. तो सो फार एज प्रशांत यू गॉट कि हाउ एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल. इक्वालिटी इज नॉट द इक्वालिटी इज नॉट द यूनिवर्सल फेनोमेन. ऐसे भी मतलब, और हम चीज एक ही कह रहे हैं, लैंग्वेज अलग अलग है. सर मैं आए यस 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 प्लीज. सर जैसे इन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 और 16 में हम नॉन सिटीजन्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते. तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि इफ यू इंक्लूड द नॉन सिटीजन्स, वेदर इट विल गो अगेंस्ट द पॉलिटिकल सोवरेनिटी और नॉट. यस, दैट मे इरोड. ज्यादा तादाद में लोग होंगे, चुनाव होगा, फिर उनको वोटिंग राइट भी दीजिए. देश हमारा, प्रधानमंत्री उनका. यस, दैट इरोड्स पॉलिटिकल सोवरेनिटी आल्सो. पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को भी खतरा हो सकता है. यस. तो देखिए इक्वालिटी इक्वालिटी सिर्फ सुनने में अच्छा लगता. अब देखिए घर में भी देखिए, ऐसे भी कोई बहुत ही अच्छा टीचर है, क्या सभी स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करता? क्या आपके जितने फ्रेंड है सारे फ्रेंड को एक जैसे ट्रीट करता, या किसी से बहुत क्लोज भी होता? क्या मॉम डैड जो आपके हैं हर समय एक ही जैसा रहता, या कभी किसी पे ज्यादा खुश भी हो जाता? वो भी छोड़िए, सुबह से शाम तक आपका मूड एक ही जैसा रहता कि थोड़ा स्विंग भी होता? तो सर ऐसा देखा जाए तो फिर तो हाँ रामायण काल को भी देख सकते हैं. आप गीता में भी कि कुछ भी शाश्वत नहीं है. अब चल वही इसमें ऐड कर सकते हैं ना सर, कि जैसे रामायण काल में भी नहीं, वहाँ रामायण और महाभारत वहां पे नहीं करना है. ये तो मैं जस्ट थोड़ा सा आपके ब्रॉडर व्यू के लिए बोल रहा हूँ. वहां पे बिल्कुल लिमिटेड, वहां पे आप समझेंगे तो क्वेश्चन दाएं बाएं भी होगा. होता क्या है कि अगर आपने बेसिक अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर वो थोड़ा डेप्थ में जाने लगता. और वो डेप्थ में अगर जा रहे हैं तो आप दिल से खुश होइए, क्योंकि डेप्थ में जाने का मतलब है कि आपको मिनिमम 70+ आएगा. आप लोग इस बार इंटरव्यू देंगे, आप देखिएगा जिस किसी स्टूडेंट से अगर डेप्थ में पूछा जा रहा तो ही इज टू बी गिवन 70+. तो डेप्थ वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो उसे घबराना नहीं है कि बाकी से तो सिंपल हमसे डेप्थ वाला. वो लोग इतने एक्सपीरियंस है कि 1-2 सवाल भी
आपने सही सही बता दिया तो डायरेक्ट डेप्थ पे वो समझ जाते हैं कि आपने ठीक से पढ़ा है, आपका बेसिक क्लियर है, उनको समझने में देर नहीं लगती। दे आर बेटर स्कैनर। तो एक से आपके बोलने के अंदाज से वो सारी चीजें समझ जाते हैं। और खैर चलिए, ये हो गया आपका इक्वलिटी वगैरह, प्रिंसिपल ऑफ नेचर। एनीथिंग विच इज अनरीजनेबल is against the spirit of reasoning. Reasoning. Can reasoning permit anything which is unreasonable? No sir, no sir. आर्टिकल 14 इतना बड़ा है कि उसमें सारे आर्टिकल आ सकते हैं, और इस कारण से अब 14 में देखिए इक्वलिटी की बात करता है। किस तरह की इक्वलिटी? सिमिलर equality amongst equal, similarly placed would be treated similarly. Equality is never amongst unequals. Equality है but amongst the equals only. तो bringing equality only amongst the equal, it may be also a type of discrimination. So considering all these aspects, equality and discrimination both complement and supplement each other. कभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, इतना ज्यादा में नहीं जाना है। ऑल दीज आर ज्यूरिस्ट एंगल फिलोसफी। आप पढ़िए, HLA हार्ट को पढ़िए, ऑस्टिन को पढ़िए, बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ क्यों रखा गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? यस सर। To exclude कोई भी पर्सन अपने केस में जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी अपने लिए कोई गलत तो नहीं कार्य करता है, तो कितना भी गलत कर चुका हो। यस प्रशांत। yes sir. Sir, this is due to exclusion of the biasness sir. This is rule against bias because a man tend to be biased when his own interest is involved. तो ये भी पूछा हुआ है कि why nemo judex in causa sui। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि because if a man interest is involved, he may be biased। मिलॉर्ड और भगवान जो हम लोग जजेज को कहते हैं, देयर हैज बीन सम, एक इतिहास के पन्नों पर ऐसे ही जब ये सारे सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे तो बहुत पहले एक बहुत ही इंसाफ प्रिय लोकल लेवल का वो अपना पहले कबीलाई लोग हेड हुआ करते थे, तो लोग अपने मसलों के निपटारे के लिए उसके पास जाते थे। वो बहुत ही ऑनेस्ट न्याय प्रिय। तो उसके बच्चे पे किसी लड़की के रेप वगैरह का आरोप लगा, तो लोगों का उस पर भरोसा था, उसका बेटा इन्वॉल्व था, और लोगों ने कहा कि आप जज बन जाइए। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा है और मैं इसमें इंसाफ नहीं कर पाऊँ। तो लोगों ने कहा नहीं है, मैं आप पे भरोसा आप ही करूँ। तो उसने अपने बच्चे को फांसी की सजा से, तो वहां से लोग भगवान मिलॉर्ड, मतलब ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई। तो देखिए, जो ह्यूमन नेचर है वो ठीक है, कंसाइंस और इक्विटी है। कंसाइंस किताबों में अच्छा लगता है, जीवन के पन्ने पे क्या कंसाइंस इज एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज? क्या नफा नुकसान के मद्देनजर कंसाइंस पे असर पड़ता है? नहीं पड़ता।
सोचिए, बताइए। कागजी ज्ञानों में तो ठीक है कि कंसाइंस बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन जीवन की किताब में फायदे नुकसान से कंसाइंस का असर होता है या नहीं होता? No, sir. In practical life, no existence of any kind of concerns. प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जिधर फायदा वही कंसाइंस। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैन इज बॉर्न बायस्ड, और मनुष्य का नेचर होता है, नॉट ओनली मनुष्य, आप जिसके साथ समय गुजारेंगे उसके नजदीक होंगे। मेंटल ओरिएंटेशन उस तरीके का होगा। तो सिंस नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, टू इंश्योर दैट देयर इज नो बायस। बायस कितने तरह का होता? There are 3 types of bias. बताइए। Sir, personal bias, subject wise bias. वैसे तो बहुत सारे बायस हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल बायस। ये तरह बाइस होता है, इतना तरह प्रभावित हो जाएंगे, वो बाइसनेस हो जाएगा। व्हाट वुड बी डेफिनेशन ऑफ बायस? बायस किसे कहते हैं? यस रामप्रीत, आप बताइए, मैं भूल गया था। सर 3 टाइप से बायस होते हैं, टेक्नोलॉजी बायस, पर्सनल बायस और सब्जेक्ट मैटर बायस। यस, राइट। बायस का टेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। Sir, it means subject is already decided due to biasness. Sir. चलिए, एडमिन लॉ का तो स्कोप बहुत कम है, कम ही पूछा जाता है एडमिन लॉ, और क्वांटिटी इज द मैक्सिमम। एडमिन लॉ से मैक्सिमम आपको रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इतना ही रहता। बायस अनेक, ये तो ठीक है, हम लोग 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, but there are many types of bias: professional bias, institutional bias, subject matter bias, a spiritual bias, preferential bias. There are so many. हम लोग एग्जाम पर्पस से गिने चुने पढ़ते हैं वो, एंड दिस इज नॉट प्रॉपर फोरम टू डिस्कस द नेचर ऑफ बायस राइट नाउ। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक्सेप्शन क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है या नहीं होता? हमारे एक स्टूडेंट हैं मुकेश कुमार, ही इज प्रेजेंटली फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 30th में बना था जुडिशियल 30th बिहार जे में, और जस्ट थोड़ा बहुत मतलब जो मॉक जैसे चलता है उनका कराया गया, और अचानक से मैंने कह दिया कि ये एक्सेप्शन टू पूछा जाएगा, और पता ना, मतलब अचानक से अंधेरे में ये जब whenever I ask this question तो अचानक से उसका नाम याद आ जाता, मुकेश। तो ये बताइए कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल और नॉट? Yes, sir, applicable, sir, to certain extent. और टू व्हाट एक्सटेंट? So to give opportunity to make his defense. हाँ, ऑडी अल्टरम पार्टम अप्लाई होता, बट नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ तो अप्लाई होता या नहीं होता? वो नहीं apply। हाँ, No, sir. वो नहीं अप्लाई होता, उसमें कोर्ट ही कंप्लेनेंट होती और कोर्ट ही जज होती। तो वन
fundamental principle of natural justice is not applicable into contempt proceedings. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या इमरजेंसी प्रोविजन में अप्लाई होता? नहीं सर। तो ये एक एक्सेप्शंस के तौर पे ये समटाइम्स इट इज आस्क्ड। और ये एक और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकुलरिज्म ऑफ कोर्स इज द बेसिक फीचर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वर्ड सेकुलर was first time inserted into our preamble by कौन सा amendment? 42nd amendment. हाँ, 42nd sir. तो first time word secular was inserted। क्या 42nd amendment से पहले इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं था जो फर्स्ट टाइम ऐड करना पड़ा? Yes, sir, it was वो implied था, उसको एक्सेस किया गया 42nd amendment। मैं क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ किन शब्दों में पूछा जाता। 42nd अमेंडमेंट में पहली बार वर्ड सेकुलर को जोड़ा गया। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले सेकुलर था या नहीं था? यह सवाल। यस राम। हाँ सर, उससे पहले भी आर्टिकल 25 एक्ट्स में उसमें सेकुलर के जो भी है फीचर्स उसमें दिखते थे। आर्टिकल 25 से लेके 30 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो क्या बताते हैं? और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। कौन सा आर्टिकल बताता है? There would be no discrimination on the ground of religion. On the Ground of religion. आर्टिकल 15 and 16 में सर बताया गया है। Yes, no citizen on ground only of religion, race, caste। तो इसमें आर्टिकल 15 में एक प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, does it not also reflect secular character of our constitution? Think a moment before। अगर मैं ऐसा कहूं कि there is prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, does it reflect secular character of our constitution or not? ये सर ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारा Yes, constitution वो दोनों। yes। तो आपसे पूछा जाए तो आप कहिए कि ये सिर्फ आंसर नहीं है कि पहले भी था। आप कहिए कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 15, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 16, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 25 एंड सो ऑन, इन सारे आर्टिकल को अगर देखें द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टोटली सेकुलर। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपसे ये भी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया तो अब क्या मूड और किस माहौल में इंटरव्यू हो रहा और कितना बाएं दाएं जाएगा ये पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन संभावित क्वेश्चन। तो इस आंसर के बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता, तो फिर जब था ही तो क्यों जोड़ा गया? तो उसका आंसर है कि मे भी इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट कब आया था? ईयर 1976 1970। 1976 लोग इमरजेंसी से नाराज थे।
लोगों को खुश करने के लिए मे बी ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये आप कह सकते हैं। फिर तो ये इससे लोग किस तरह से, तो समझ में नहीं आया। लोगों को खुश करने के लिए कि हम भेदभाव नहीं करते, सेकुलर हैं सब लोगों को। और डीडी बसु अगर आप पढ़ेंगे या सिरोही को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है इस बारे में कि इट वाज ओनली ए पॉलिटिकल जिमिक। एंड इसमें सिरोही का व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू है कि व्हेन ऑलरेडी आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैविंग सेकुलर कैरेक्टर, adding the word secular into the preamble was just a political gimmick. People were unhappy due to emergency and to calm down. Government brought ये क्या क्या अमेंडमेंट आया 42 में, सोशलिस्ट ये क्या पहले कितनी चीजें थी, 5 चीजें है ना, 3S दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थी सर, सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट। एंड इंटीग्रिटी आल्सो। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस कितने तरह का है सर? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जस्टिस कितने तरह का है प्रियम्बल में। तो ACP, S फॉर सोशल, E फॉर कौन सा जस्टिस, और P फॉर पॉलिटिकल। हाँ, तो वहां कहीं गलती फॉर पॉलिटिकल, यस, तो वहां कहीं गलती से ना निकल जाए रिलीजियस जस्टिस, या ऐसे भी होते हैं मिस्टेक। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे थोड़ा हम लोगों को विशेष सावधान रहना है। और कॉन्स्टी में हम लोगों ने मोर और लेस बहुत समय दिया, बहुत सारा। और अब हम लोगों का ये था, दिया गया था टारगेट 304B IPC का, जो कि अब BNS में सेक्शन परहैप्स 80 हो गया है। इस बार हम लोगों को भी याद नहीं हुआ है कौन से सेक्शन कहाँ पे गए। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला न्यू क्रिमिनल लॉ में दोनों फर्स्ट टाइमर हैं। तो डॉरी डेथ 80, what is the meaning of cruelty for the purposes of section 80 and for the purposes of section 498A का कौन सा सेक्शन कर दिया? 86 सर। हाँ, तो फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 80 एंड 85 क्रुएल्टी किसे कहते हैं? क्रुएल्टी फॉर द पर्पसेज ऑफ 85 का डिफिनीशन दिया गया सेक्शन, अगले सेक्शन में 86 में। बट क्रुएल्टी फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 80, ये क्रुएल्टी मीन्स Sir, any act which affect the life and limb of a person is cruelty, sir. लाइफ और लिम्ब ऑफ ए पर्सन और द वुमेन। सर अगर 498 की बात करें तो वो सर वुमेन होगा। और 80 की बात करें 304B की, तो अगर 304B की बात करें जो कि अब सेक्शन 80 है, तो वहां क्या होगा? 304B सर वहां पे सर डॉरी ऐड है, तो वो क्रुएल्टी डॉरी से रिलेटेड हो तो वो डॉरी क्रुएल्टी होगा सर। डॉरी से सर उसमें भी क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन ही।
सर क्रुएल्टी होना जरूरी है, वो चाहे सेक्शन 86 के लिए हो चाहे 80 के लिए हो, बट क्रुएल्टी का भी सर जीनस है और डाउरी क्रुएल्टी उसकी स्थिति कही जाएगी। क्रुएल्टी वाइडर एम्बेड है। अच्छा ठीक है, इस क्रुएल्टी को एक और फेवरेट क्वेश्चन है कि मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी एंड पीनल क्रुएल्टी में, मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी हम लोग हिंदू लॉ वगैरह में पढ़ते हैं और पीनल क्रुएल्टी हम लोग, अब पीनल कहना सही नहीं होगा बिकॉज इंडियन पीनल कोड तो चला गया, तो क्रुएल्टी अंडर हिंदू लॉ एंड क्रुएल्टी अंडर BNS न्याय संहिता, ये क्या दोनों क्रुएल्टी एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं? ये सर डिफर है सर, अलग अलग है। तो क्या डिफरेंस? मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, उसमें फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि क्या क्रुएल्टी बनता है, एस्टेब्लिश होता है सर। जनरल कोई भी कर सकता है सर, लेकिन मैट्रिमोनियल के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, तो परिवार का होना। क्रुएल्टी का जो BNS में डिफिनीशन दिया गया है, कोई भी विलफुल कंडक्ट जो कि वुमेन को फोर्स करे सुसाइड करने के लिए या कॉज ग्रेव इंजुरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल, तो कंडक्ट विलफुल होना चाहिए। और या तो ये पहला, और महिला का जो हरासमेंट है with a view to coerce her to meet unlawful demand for any property or security, तो ये जो क्रुएल्टी का जो स्कोप है इज डेट किस में वाइडर है, सेक्शन 80 में या 85 में? अभी हम केवल BNS की बात कर रहे हैं। सबसे वाइडर कौन सा है? मैट्रिमोनियल पर वाइड सबसे ज्यादा वाइड। आप लोग कॉपी में थोड़ा इसे नोट करते चलें, हम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब अटेंडम ऑफलाइन मॉक स्टार्ट हो गया है, अगर मतलब अगर आपको लगे कि ऑफलाइन की जरूरत है तो यू कैन विजिट आवर सेंटर, कभी भी आ सकते हैं। और इनको रख के जो आप थोड़ा सा हमारा क्रुएल्टी पे आपने जवाब दे दिया, सेक्शन 86 सुना दिया, फाइन। अब फिर वो थोड़ा डेप्थ में कि मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी का स्कोप ज्यादा है या क्रुएल्टी अंडर BNS ज्यादा है, तो BNS में क्रुएल्टी जो इस्तेमाल किया गया है, सेक्शन 80 में क्रुएल्टी इस्तेमाल किया गया है, दोनों में वर्ड क्रुएल्टी और हरासमेंट इस्तेमाल किया गया, सेक्शन 80 में भी किया गया और सेक्शन 85 में भी किया गया। तो सेक्शन 80 के क्रुएल्टी का कोई डिफिनीशन दिया हुआ है या सेक्शन 85 के क्रुएल्टी का डिफिनीशन सेक्शन 86 में है? बताइए, BNS निकालिए, देखिए और बताइए। अभी एक्सरसाइज के तो 86 is applicable in case of section 80, but so far as सेक्शन 80 में जो क्रुएल्टी है वो इन जनरल क्रुएल्टी है, बट दैट क्रुएल्टी मस्ट बी कनेक्टेड विथ एनी डिमांड फॉर डॉरी। तो अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड का अफेयर किसी और महिला के साथ चल रहा है और महिला ने तंग आकर सुसाइड कर लिया,
तो क्या ये डॉरी डेथ होगा या नहीं होगा? अगर डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज होता है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, डॉरी डेथ के लिए क्रुएल्टी मस्ट बी इन कनेक्शन विथ डिमांड ऑफ डॉरी। अगर डॉरी का एंगल नहीं है तो क्या 304B पहले था, अब सेक्शन 80 बनेगा। सेक्शन का नाम ही है डॉरी डेथ, तो जब सेक्शन का नाम ही है डॉरी डेथ और डॉरी का ही एंगल नहीं है तो सेक्शन 80 अप्लाई करेगा वहां पर? नो सर। तो ये याद रखना, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो 85 के लिए जो क्रुएल्टी है तो बहुत ही लिमिटेड टाइप, सेक्शन 80 का क्रुएल्टी अगर डॉरी से मिल जाता है तो एनी क्रुएल्टी, अगर हस्बैंड या उसका रिलेटिव कहता है कि भाई ये दहेज पूरा करो नहीं तो बच्चे की दूसरी शादी कर देंगे, और इस कारण से महिला सुसाइड कर लेती है, तो डेट में भी 304B। लेकिन अगर डॉरी का एंगल नहीं है तो 304B नहीं लगेगा। डॉरी, कैन देयर रिजल्ट ए डॉरी डेथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिमांड फॉर डॉरी? नो सर। 85 का जो क्रुएल्टी है, पहला कि WC मीन्स विलफुल कंडक्ट, किस तरह का कि जिसके कारण महिला सुसाइड कर ले, कि ऐसा कंडक्ट, अब हस्बैंड का अफेयर है तो ऐसा देखा गया अगर हस्बैंड या वाइफ का तो सुसाइड ऐसे हुए हैं, तो हस्बैंड का अफेयर किसी और महिला के साथ, तो एडल्ट्री तो अब ऑफेंस है नहीं। और नाउ लेकिन मतलब सुसाइड कर ले तो अबेटमेंट टू सुसाइड में चला जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई विलफुल कंडक्ट है जिसके कारण महिला सुसाइड कर सके, या उसको इंजुरी या डेंजर लाइफ, लिम या हेल्थ, मेंटल या फिजिकल हो, या महिला का हरासमेंट इस तरह से हो कि कोई नाजायज मांग पूरा करने के लिए उसे मजबूर किया जा सके, तो 85 की क्रुएल्टी का ये डेफिनेशन है। एक एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, दहेज की डिमांड बराबर चलती रही, शादी के 3 साल ही हुआ, दहेज की डिमांड पूरी ना हुई, पूरा नहीं हुआ, तो ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़क के जिंदा जला के मार दिया। क्या 304B होगा या कोई दूसरा सेक्शन लगेगा? सर मर्डर के साथ साथ 304B भी लग सकता है। Perfect answer. But how 30 लगेगा? But how 3 not only that 3-4 डॉरी प्रोविजन एक्ट का भी लगे। यस सर लगेगा। सर डॉरी एक्ट का भी लगेगा सर। बट सर डाउरी एक्ट का 34 और 34 इसी का ससुराल वाले 300 और 304 ये सारे यस बिल्कुल ठीक, परफेक्ट एंड एक्सेलेंट। लेकिन 302 कैसे लगेगा? जस्ट इसका आपने सही जवाब दिया कि 302 भी लगेगा, तो जस्ट इसका एक एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हाउ 302। सर एक्ट किया है ना, जला के अब एक्ट यहाँ प्रूव हो रही है, उसके एक्ट की वजह से जला के मारा है, तो सर इंटेंशन भी आ रहा है और अगर वो डेथ हो जा रही है और जला के मारा है तो सर इंटेंशन लगा रहा है, तो सर वहाँ पे इंटेंशन टू कॉज ऑफ डेथ
वो साफ साफ सर दिख रहा, प्राइम से दिख रहा, तो वो सर 302 के अंदर आ जाएगा सर। इसका बेहतर आंसर है शॉर्ट और क्यूट आंसर सर क्या यहाँ पर ये आएगा, यस 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 प्लीज करिए बताइए। देखो यहाँ पर ये आएगा सेकंड इंडिविजुअल सर सेकंड 300 का, वहाँ पर ये बोलता कि देयर इज इंटेंशन टू कॉज such bodily injury and apart from that the offender like the accused knows that this will likely to cause death, तो इस बेसिस पे हम लगा सकते हैं अगर जिंदा मतलब इस तरह का जला रहे हैं तो मतलब मर्डर का इंग्रेडिएंट तो आएगा तो ठीक है, प्रोफेशनल आंसर, एक्सीलेंट आंसर। क्या अगर हम ऐसे कहें कि डेथ इज द रिजल्ट ऑफ द डेथ इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द अक्यूज कॉजा कॉजन्स? जी सर, ये कॉज ऑफ कॉजन्स के तौर पे सर वो डायरेक्ट हो जाएगा सर। तो डेथ इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन, और डेथ रिजल्ट है तो ए पर्सन नोइंगली डज एनीथिंग, तो क्या वो इंटेंशन माना जाएगा उसमें या नहीं माना जाएगा? इफ आई डू समथिंग नोइंगली, तो वाज देयर एन इंटेंशन टू डू और नॉट? फिर इंटेंशन माना जाएगा, क्योंकि जानबूझकर यस अगर कुछ किया जाता है तो वहाँ इंटेंशन होती है। सर यहाँ पर क्या है सर, दो इंटीरियर देखना पड़ेगा। डिजाइन ऑफ द तो चलिए, क्रुएल्टी और ये हो गया हम लोगों का 304B 498A। 498 का क्या लिमिटेशन है, कितने सालों तक हो सकता क्रुएल्टी? सर कोई लिमिटेशन नहीं है सर उसमें। करेक्ट, वेरी गुड। लिमिटेशन किस में है? 304B में? 304 में सेकंड ईयर ऑफ मैरिज, विदिन 7 ईयर ऑफ मैरिज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पूछ नहीं पाया, माइंड से निकल गया। ये बहुत ही 304 का इंग्रेडिएंट, 304B का इंग्रेडिएंट क्या है? Sir, death either homicidal or suicidal. There was a dowry demand and dowry cruelty. Death caused within 7 years of her marriage. होमिसाइडल या सुसाइडल मतलब डेथ आइदर ड्यू टू बॉडली इंजुरी और बॉर्न इंजुरी या अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, क्या लिखा हुआ? बेयर एक्ट निकालिए, देखिए देखिए बताइए। लिखा हुआ बॉडली इंजुरी और बर्न इंजुरी, बॉडली इंजरी है सर। और बर्न इंजुरी अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन 7 years ऑफ मैरिज। तो डेथ मस्ट बी आइदर ड्यू टू बॉडली इंजुरी और बर्न इंजुरी, और इट मस्ट बी अननेचुरल डेथ, and this death must have occurred within 7 years of marriage, sir. अगला इंग्रेडिएंट दो तो हो गया। Soon before she was subjected to dowry cruelty. Soon before she was subjected to cruelty or harassment in connection with क्या? डिमांड ऑफ Demands for dowry. Dowry. डिमांड फॉर डॉरी। तो जो soon before her death, इसमें क्या प्रॉक्सिमिटी टेस्ट अप्लाई करेगा? किसी महिला को 3 साल 4 साल से लगातार परेशान किया जा रहा है और 5वें साल में उसने सुसाइड कर लिया, मर गई, डॉरी डिमांड के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये 4-5 सालों तक चलता रहा सिलसिला। तो soon before death
का कोई इंटरप्रिटेशन? सर तो यह सर इंटरप्रिटेशन है सर राजेंद्र सिंह वर्सेस द केस, एग्जैक्ट केस का नाम नहीं पता, इसमें ये बोला गया था कि फोन बिफोर का मतलब टाइम से नहीं है, ये कॉजल लिंक प्रोवाइड करता है डेथ और डॉरी डिमांड के बीच में। इससे टाइम से सर कोई लेना देना नहीं है। तो फोन बिफोर का मतलब डेथ और डॉरी डिमांड के बीच में कनेक्शन होना चाहिए सर। तो हमारा वो डॉरी केस सून बिफोर डेथ का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली। Death and demand of dowry must be connected. Death and demand of dowry must be connected or not? Yes, sir. किसी महिला को लगातार शादी के बाद 7-8 सालों तक परेशान किया जाता है, 9वें साल में सुसाइड कर लेती है, तो क्या ये डॉरी डेथ माना जाएगा? सर वहाँ पे 7 years ऑफ मैरिज है, तो फिर उसमें 7-8 साल तक जब वो उसने झेल लिया तो फिर उसको तो डॉरी डेथ में नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं, तो देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ 7 years। और अगर ये सारी चीजें प्रूव हो जाती है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी और कौन से सेक्शन में? सर सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में सर 113 या 113B, सर 113 और उसमें प्रिजम्पशन में क्या है, शैल या में? और 113 में ए है। 113A में क्या वर्ड यूज किया गया, में या शैल? तो अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया 113B में कि दिस डेथ इज ए डॉरी डेथ, तो और एक्यूज ने कोई अपना डिफेंस एविडेंस नहीं दिया, तो क्या एक्यूज को सजा होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि सेल्फ प्रिज्यूम में जो सबूत का भार होता है वो अपील कर सकते हैं कि वो साबित करे कि उसमें वर्क नहीं। एक्यूज को ये सारी जो प्रिजम्पशन है इसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। एक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ए डॉरी डेथ, शी हैज नॉट बीन, देयर हैज नॉट बीन एनी डिमांड ऑफ डॉरी। तो अगर इफ एक्यूज फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ओनर्स, प्रिजम्पशन का है नॉर्मली लॉ ऑफ प्रिजम्पशन एविडेंस में, तो हम लोग एक्सपर्ट एविडेंस तक कर लिया था, एविडेंस रुक गया बीच में, मतलब और दूसरे सब्जेक्ट चलने लगे, वो कराएंगे। मैं प्रिजम्पशन पे एक छोटा सा शॉर्ट क्लास टीचिंग, उससे संबंधित सवाल, ताकि एक बेहतर आपके पास आइडिया, और जो भी पूछे जाए क्वेश्चंस बाएं दाएं या चाहे जैसे भी पूछे जाए, यू मस्ट बी कंफर्टेबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। प्रिजम्पशन नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में गिल्ट ऑफ एक्यूज हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। अब डॉरी डेथ वाले केसेस में, इन केसेस में ऐसा सब होता रहा कि शादी हुई और बहुत सारे डॉरी डेथ के इंस्टांस बढ़ने लगे। अब ससुराल के अंदर अगर उसका डेथ होता है तो ससुराल वाले कोई आई विटनेस या कोई आदमी असली कहानी बताने वाला होगा, वहां पर कोई मिलेगा विटनेस?
नो सर। तो चूंकि ऐसी स्थिति में अगर घर की चहारदीवारी के अंदर कुछ हुआ तो घर वाले फिर जिम्मेवार हैं, वो इसको या तो डिस्प्रूव करा नहीं तो सीधे सजा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन शिफ्ट द बर्डन टू प्रूव। अब प्रोसिक्यूशन सिर्फ इतना ही इस्टेब्लिश कर दे कि ये अननेचुरल डेथ है और डेथ से पहले डिमांड ऑफ डॉरी और 7 ईयर ऑफ मैरिज, 3 चीजें अगर इस्टेब्लिश कर दे तो कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दैट दिस इज डॉरी डेथ। अब वहां एक्यूज की अब जिम्मेवारी शुरू हो जाती टू डिस्प्रूव दिस प्रिजम्पशन, एंड इफ एक्यूज फेल्स टू डिस्प्रूव ही हैज टू बी, उसे फिर सजा होना तय है। तो दिस इज द इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है प्रिजम्पशन का। हम लोग इसका एक सेशन और रखेंगे। हम लोगों ने क्रुएल्टी कर लिया, कल हम लोग थोड़ा मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी भी देखेंगे। क्रुएल्टी 2 तरह का होता है, फिजिकल एंड मेंटल। मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी या जो क्रुएल्टी जो बीएनएस में हैज इट टू बी इंटेंशनल। मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी में भी मेंस रिया जरूरी है या नहीं? नो सर, क्योंकि वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ सर, हाँ, उसका इंटेंशन था नहीं था। हस्बैंड ने अपने वाइफ की कॉलेज की फीस नहीं भरी, कैन दैट अमाउंट क्रुएल्टी और नॉट? यस सर, क्रुएल्टी है सर। कौन सा 498A वाला या मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी? बोलिए ना, मानसिक प्रकार में मजबूरी। क्या इस तरह से हस्बैंड के पास मीन्स है और जो जरूरी चीजें हैं, कॉलेज की फीस नहीं देना, क्या फिजिकल या मेंटल क्रुएल्टी में आएगा सेक्शन 86 के डिफिनीशन में? नो सर। 86 का क्लॉज 2 पढ़िए। बीएनएस का आप में से किसी के पास है तो पढ़ दीजिए जरा। ठीक है, 86 का भी ना सर। हाँ, किसी महिला को तंग करना या उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरोधी मांग को पूरी करने के लिए प्रेरित करने के दृष्टि से या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के लिए ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। ये 86A में दिया हुआ है, मेंटल और फिजिकल दोनों क्रुएल्टी है या नहीं है? हाँ सर। फिजिकल क्रुएल्टी नॉर्मली डेट इज द एक्ट ऑफ वायलेंस, थप्पड़ मार देना। गाली देना फिजिकल क्रुएल्टी होगा, मेंटल क्रुएल्टी? मेंटल हाँ, अगर अटैक करना वायलेंस, मैकेनिकल वायलेंस, दैट इज फिजिकल क्रुएल्टी। हस्बैंड अपनी वाइफ का केयर नहीं करता, उसकी कोई फरमाइश नहीं पूरी करता, मीन्स है उसके पास,
घर का खाना नहीं खाता, बाहर से खा के आता, क्या ये सब मेंटल क्रुएल्टी हो सकती है? नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकता है, वो हो सकता है सर। तभी हो सकता हाँ, तो देखिए सर ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड है। क्रुएल्टी, नेचुरल है तो क्रुएल्टी माना ही जाएगा। हाँ, अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं तो इस तरह से बिहेवियर लड़की में हर किसी न किसी बात पे जलील करना, डांटना, कौन सा क्रुएल्टी होगा? मेंटल, फिजिकल? मेंटल। तो देयर हैज नॉट बीन गिवन एनी डिफिनीशन of either mental or physical cruelty. Physical cruelty is normally understood the act of violence, और mental cruelty में any unwelcome act, demoralizing, dehumanizing or discriminatory act that may amount mental cruelty. तो सो फार अंतर ये है कि ये सारी क्रुएल्टी में मेंस दिया होता इंटेंशन, नॉलेज। मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी में मेंस दिया इज नॉट, हाँ, तो ये मतलब शॉर्ट आंसर यही है कि मैट्रिमोनियल में मेंस दिया इज इमैटेरियल, और इन सारे में मेंस दिया इज इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा कल बीएनएस चलाएंगे, और कल हम लोग ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन, मैरिटल रेप क्या इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? नहीं है। और इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन, है। ये केवल आपको 2 है। तो मैरिटल रेप का स्कोप है या नहीं है? सर अभी ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट का विचार आना forcible sexual intercourse against the wishes of the wife, can that amount cruelty or not? है क्रुएल्टी। ये क्रुएल्टी फॉल करेगा। और not responding to sex appeal of the husband, ignoring the sex appeal of the husband, ignoring the sex appeal of the spouse, that may also amount cruelty. तो जो रसेल वर्सेज बहुत सारे केसेज हैं, हम लोग एट रैंडम बहुत सारे, एक नहीं अनेकों केसेज हैं, बहुत सारे केसेज हम लोग इस बार मुझे लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा पिछले तौर तरीकों से, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है मुझे, कि पिछले तौर तरीकों जो अब तक इंटरव्यू होता रहा या जैसे होता रहा वैसा नहीं हो। रीजन इज कि सीट कम है, कैंडिडेट कम है, उनके पास टाइम है, साइकोलॉजी टाइम है तो अच्छे से पूछेंगे। अरे भीड़ हो गया तब ना, टाइम नहीं मिला तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, ऐसा लगता है। कोई जरूरी नहीं, मतलब जैसे एक अंधेरे में तीर हमने छोड़ा है, अब ये अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर कितना कामयाब होगा या कामयाब नहीं हो, मतलब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। लेवल ऑफ एग्जाम तो हमेशा ही पहले से लेवल ऑफ एग्जाम टफ हुआ है, नहीं हुआ है दिन पे दिन?
हुआ है। तो केवल पीटी और मेंस का ही लेवल टफ होगा, इंटरव्यू का नहीं होगा। उसका भी होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है, अब पता नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो, टफ सिंपल सा हो, लेकिन हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर ले। और डिस्कस वगैरह हो रहा, तो क्या अब ये सारा डिस्कस होने के बाद मुझे ईमानदारी से बताइएगा एक फीडबैक के तौर पे कि क्या इस तरह से डिस्कस वगैरह हो रहा, तो अब नाउ कैन यू हैंडल द क्वेश्चन जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाए इन टॉपिक से? तो यस सर। बाकी लोग भी बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। तो क्योंकि रटेगा टाइप क्वेश्चन टेंसर तो दे ही लेते हैं, कुछ अलग पूछ देने से की चार्ट होगी वहाँ पे, और जहाँ डिस्कस हो जाने के बाद से वो निकल गए। हम पहले जो आंसर आपको लिख के दे रहे थे वो आंसर देना बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि रटे रटाए में हम कितना लिख के आपको देंगे और आप कितना उसको समझेंगे। डिस्कस कर लेना, उससे मिलते जुलते पूछ लेना, वीडियो आ ही रहा है उनको सुन लेना, ग्रुप में पहले से क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाता। तो इन सब को करके आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आई होप एंड बिलीव एक अच्छा इंटरव्यू जाए। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। एंड आज नाउ टाइम अप। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग यू वांट टू से, या एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। हम सिर्फ अपने ही क्वेश्चन के भी जवाब नहीं देते, आपका भी कोई सवाल अगर आपको परेशान कर रहा तो जस्ट वो क्वेश्चन आप मुझे थोड़ा। यस मुझे यहाँ पर लग रहा कि आज तक 25 और 26 कॉन्ट्ररी है, तो आप इसको मतलब किस तरह से देखते हैं? अब चलिए, आप आज तो समय थोड़ा खत्म हो गया है, ये क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट में भेज दीजिएगा। थोड़ा सा आवाज भी आपका नेटवर्क के कारण मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया, तो ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा। कल इस पे इंटरव्यू शुरू ही होगा इसी क्वेश्चन के साथ। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल आपको परेशान कर रहा तो आप हमें भेजिए, हम उसका बेहतरीन से बेहतरीन एक्सीलेंट आंसर प्रोवाइड करें। तो ठीक है, टुडे सेशन नाउ टाइम अप। थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन। गुड नाइट, सी यू टुमारो।